हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब होता है? देखो, डाइपोल का मतलब होता है दो पोल्स, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो, अगर मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और आपने उन दोनों के बीच में एक गैप डाल रखा है, मतलब दोनों को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है, तो ये जो सिस्टम आपके पास तैयार हुआ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान रहे, इसमें दोनों का जो चार्ज है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जो भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को या तो मैं 2L लिखूंगा या तो मैं 2A लिखूंगा। कई जगह पे 2A लिखा रहता है, कई जगह पे 12 लिखा होता है। ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात है। बाकी मैं यहाँ पे 2L यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक एनसीईआरटी मैंने चेक किया तो वहाँ पे 2A लिखा हुआ था, एक ही बात हो गई। 2A इनके बीच का डिस्टेंस है। 2L इसलिए लिया हुआ है ताकि अगर हम इसका मिड पॉइंट ले, सेंटर ले, तो सेंटर से ये नेगेटिव चार्ज L डिस्टेंस पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज L डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, अब ये जो डाइपोल तैयार हुआ है उसके लिए हम एक क्वांटिटी मेजर करते हैं और डिफाइन करते हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं, सॉरी, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले तो ये देखते हैं कि ये होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ले लो और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 12, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो, ये 12 ही लेना है ऐसा नहीं है। जैसे मान लो एक प्लस और माइनस चार्ज है सेम अमाउंट का, इनके बीच का डिस्टेंस अगर डी लिया है तुमने, चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा वैल्यू? क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डी। तो यहाँ पे तुमने इस डिस्टेंस को डी लिया है और इसी डिस्टेंस को हमने यहाँ पे 12 ले रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ। तो जो भी डिस्टेंस होगा इसके बीच में उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो आपका P आया है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और किस सेंस में हम लोग इसकी बात करते हैं, ये तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम डिफाइन करते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, अगर आप ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज लेते हो तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। दूसरा, उनके बीच का कितना डिस्टेंस है। आपने डिस्टेंस बढ़ाया तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम किया तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो इन दो चीज़ों पे डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन के टर्म्स में हम P का डायरेक्शन और यहाँ पे डिस्टेंस जो है, या फिर इसको L वेक्टर हम बोल देते हैं, इसका भी हम डायरेक्शन लेते हैं, 2L का डायरेक्शन। अगर यहाँ पे मैं D लिखा होता तो वो D पे हम वेक्टर डाल देते हैं। अब ये जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है बताओ? इस L का डायरेक्शन या फिर P का जो डायरेक्शन होता है वो हम हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर देते हैं। ये डायरेक्शन हुआ P का, समझे? तो अगर मान लो मैं यहाँ पे नेगेटिव बनाता और यहाँ पे पॉजिटिव बनाता और उनके बीच का डिस्टेंस 2L है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो P होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। हमेशा P जो है कन्वेंशनली P का डायरेक्शन होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है, ध्यान रखना, समझे? पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होता है। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस केस में इनके बीच में जो होगा, चार्जेस के बीच में, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन डाइपोल मोमेंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। क्लियर है ये चीज़? ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम इस सिस्टम को बनाकर इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये कहीं पे हमको दिखाई देता है? ये बिल्कुल दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है? जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम लोग पोलार डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, पोलार सब्सटेंसेस बोलते हैं,
और उन सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को देखोगे तो इसके अंदर पोलैरिटी होती है या एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल होने का मतलब है कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट का मतलब ये है कि ये अपने आप में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट होगा। और डाइपोल मोमेंट हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अगर आप HCl को देखो तो HCl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों मिलकर शेयर कर रहे हैं। एक बॉन्ड में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो दोनों शेयर करते हैं, एक इसकी तरफ से और एक इसकी तरफ से। इतनी केमिस्ट्री तो आती है ना आपको। अब इसमें देखो होता है क्या है कि क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन से बेहद प्यार है, बहुत प्यार है। इतना प्यार कि वो इस इलेक्ट्रॉन के पूरे बॉन्ड के पेयर को, दोनों इलेक्ट्रॉन को इतना प्यार करता है कि अपने तरफ खींच लेता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसको जाने देता है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, तो उसे ज़्यादा प्यार नहीं है इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, किसके तरफ? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो इससे होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो हाइड्रोजन की तरफ क्योंकि थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होने की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज बहुत कम होता है और हम इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जितना नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के पास आया है और क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर गया है तो एग्जैक्टली उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास आ जाता है। सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास आ गया। और इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरियां भी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। तो इससे होता क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये अपने आप में एक डाइपोल बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे यहाँ पे सिचुएशन था वैसे यहाँ पे आ गया। और इसके बीच में एक या फिर ये जो HCl है अपने आप में अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसको आप अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्योंकि इनके बीच में गैप है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करता है। और आप इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब इस मॉलिक्यूल्स को, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इसका कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है और वो हमको स्टडी करना होता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमको दिखाई देते हैं डाइपोल्स के। तो हम क्या करेंगे फिलहाल यहाँ पे, चाहे वो HCl के अंदर हो या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर हो या फिर कहीं और भी हो, हम इन जनरल इस डाइपोल को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं और बाद में वही थ्योरम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास एक डाइपोल है और इस डाइपोल का हमने डाइपोल मोमेंट निकाला है। डाइपोल मोमेंट क्यों निकालते हैं, एग्जैक्टली डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब होता है, ये मैंने पहले ही बताया आपको कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है उसका। वही असर अगर आप HCl के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वही असर होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपके पास, इसके वजह से कहीं ना कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? आपके पास चार्जेस हैं, अगर आपके पास चार्जेस होता है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब आप बोलोगे सर एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। देखो कैंसिल ऐसे नहीं होगा। अगर मान लो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे पड़े होते तब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता और एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे आ जाता, तब कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे आप तुमने सेपरेट कर दिया, एक पॉजिटिव यहाँ रखा है, नेगेटिव यहाँ रखा है, तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और होगा, इसके वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कहीं और आ जाएगा, इसकी तरफ आ जाएगा। तब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अलग होंगे, डिस्टेंसेस भी अलग हो चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। तो अब इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा टोटल मिला के दोनों की वजह से। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये अब हमको चेक करना है।
और अब हम यहाँ पे ये चीज़ जो है वो दो तरीके से करेंगे। तो फिलहाल अगर आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना, मैं लिख देता हूँ। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12 है, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बस इसको ध्यान में रखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है हम फिलहाल क्या करेंगे, पहले एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, एक्सिस पे निकालेंगे, फिर इक्वेटर पे निकालेंगे, फिर किसी जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। अब ये एक्सिस इक्वेटर क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे आपका डाइपोल का एक नेगेटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो 2L है, ये आप जानते हो, और ये चार्ज -q + q, और आपका जो P का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन, ये भी आप जानते हो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब अगर आप, और ये सेंटर है आपका, डाइपोल का सेंटर है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर कहलाता है डाइपोल का। अगर आपने दोनों चार्जेस के बीच से एक लाइन खींच दी तो ये जो लाइन होता है ये आपका डाइपोल का एक्सिस कहलाता है, एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब इस एक्सियल पॉइंट पे अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन जनरल वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा। जैसे मान लो मुझे इस एक्सिस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे ऑन एक्सियल पॉइंट निकाल रहा हूँ पहले मैं, ऑन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मान लो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी को साइड में रखते हैं, पी का डायरेक्शन याद रहेगा ना, इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इसके वजह से होगा, दूसरा इसके वजह से होगा। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उससे दूर जाता है, तो इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E+ ले लेता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, देखो नेगेटिव चार्ज है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास आएगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में E- ले लेता हूँ, ठीक है। और हम लोग को पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ज़्यादा होगा, तो मैंने एरो बड़ा बनाया है। नेगेटिव चार्ज इससे काफ़ी दूर है, या दूर है मान लो, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वो कम आएगा। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E दैट विल बी इक्वल टू E+ -E-, मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E+ -E-। अब E+ और E- का वैल्यू क्या होगा, E+ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q। तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट O से अगर सपोज करो इस पॉइंट का, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसका डिस्टेंस अगर मैं R अज्यूम कर लेता हूँ ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये वाला जो पॉइंट होगा, देखो ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि E+ का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, 1/4πε0 Q/r² होता है ना। R होता है उस पॉइंट और उसके बीच का डिस्टेंस। अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ, चार्ज और पॉइंट के बीच का ना। यहाँ तक डिस्टेंस R है, R में से आप ये L माइनस कर दो, ये पूरा डिस्टेंस R है, उसमें से ये डिस्टेंस L माइनस कर दो, तो बचेगा क्या बताओ, दिस डिस्टेंस विल बी R माइनस L, समझे कि नहीं, दिस डिस्टेंस विल बी R माइनस L। तो 1/4πε0 Q/R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, चार्ज एंड दिस पॉइंट। चलो ये R माइनस L समझ जाओगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये डिस्टेंस चाहिए अपने को E- के लिए, 1/4πε0 E- के लिए Q चार्ज ले लिया, यहाँ पे -Q मत लेना, मैंने बहुत बार बताया आपको, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में कभी भी चार्ज में प्लस माइनस नहीं लेना होता है। डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है माइनस साइन यूज करके, तो सीधा यहाँ पे क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड Q अपॉन इसका इस पॉइंट तक का क्या डिस्टेंस होगा, R+L हो जाएगा, तो R+L का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1/4πε0 और Q कॉमन ले सकते हो, तो Q आपका बाहर आ जाएगा, यस बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू Q/4πε0
ये देखो, अब आप इसको अगर माइनस करोगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर। ये सिंपल मैथमेटिक्स है आपका, सॉरी। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। सो ई विल बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा, इसको मैं ई एक्सिस लिख देता हूँ तो बेटर होगा, क्योंकि हम एक्सिस पे निकाल रहे हैं ना। ई एक्सिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करो तो आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस, है ना, प्लस एल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट डाल दो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लो, तो आर माइनस एल और आर प्लस एल, और ये टोटल इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आप देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2RL माइनस माइनस 2RL विल बी 4RL, राइट, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर आपका है ही तो ये भी रह जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ गया ई एक्सिस का। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करोगे, तो देखो ये हो जाएगा आपका 2 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और Q देखो यहाँ पे 2 बच गया ना, 2 यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, R यहीं पे रहने देते हैं, और Q और 2L ऐसे मैंने रीअरेंज कर दिया। मतलब 4R को मैंने क्या किया बताओ, 4R को मैंने 2R और इंटू 2 लिख दिया। क्यों ऐसा कर रहा मैं बता रहा हूँ। 4R को हमने 2R लिखा मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये मिलके 4R हो जाएगा, और आपका Q यहाँ पे है और L यहाँ पे है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि Q इंटू 2L जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P होता है, तो P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए। और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे Q इंटू 2L जो है उसको P लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2RP अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसमें एक और चीज़ कि अगर मैं ये अज्यूम करके चलूँ कि आपका जो डाइपोल मोमेंट है उससे काफ़ी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है एक्सिस पे, मतलब बहुत नज़दीक उसके घुस के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आर का वैल्यू है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मान लो बहुत दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये जो आर का वैल्यू है बहुत बड़ा होगा, और आर के कंपेरिजन में एल बहुत छोटा हो जाएगा। तो वी कैन अज्यूम दैट एल इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन आर। अगर एल बहुत ही छोटा होता है आर से, तो आपके इस इक्वेशन में आप एल स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका आर 100 है और एल आपका 0.01 है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 10000। एल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.0001। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करोगे तो आपका 10000 माइनस 0.0001 हो जाएगा। देख रहे हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस माइनस दिस। अब ये 10,000 और ये 0.0001, ये इसमें से माइनस करो या ना करो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो एल स्क्वायर है ये वाला, इसके सामने आप इसको इग्नोर कर दो, मतलब आप लिखो या ना लिखो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि एल बहुत छोटा है, एल स्क्वायर का नंबर, एल स्क्वायर जो है वो और छोटा हो जाएगा। देख रहे हो, एल जो छोटा था एल स्क्वायर किया तो और छोटा हो गया। अब ये इतना छोटा हो गया एल स्क्वायर कि आर स्क्वायर में से ये माइनस करो या ना करो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम एल स्क्वायर हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर ले लेते हैं, एल स्क्वायर हटा देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, ई एक्सिस इज इक्वल टू 2RP अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बढ़िया, और सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, फिर उसका स्क्वायर बचेगा, तो इसका मतलब ये आर रेज टू 4 हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रेज टू 4 हो गया। अब ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा, है ना, एक आर कैंसिल हुआ तो आर क्यूब आ जाएगा। ये आपका एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आपका पॉइंट एक्सिस पे डाइपोल के सेंटर से काफ़ी दूर है तो। समझ गए, ये
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी कर रहा है। अगर हम मान के चलें कि चलो तुम्हारा डाइपोल तुमने फिक्स कर दिया तो P का वैल्यू फिक्स हो गया। आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब और फास्ट डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप दूर जाओगे। तो खैर चलिए यहाँ पे एक और काम करते हैं, इसको मैं रहने दूँ, चलो ठीक है। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो P एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, वेक्टर के फॉर्म में। नाउ देखो आपका P का डायरेक्शन कहाँ होगा बताओ। P का डायरेक्शन आपका हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है, राइट, इससे यहाँ पे। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सिस आपने निकाला है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा। देखो आपने E प्लस आगे की ओर था और E माइनस पीछे की ओर था, इन दोनों का रिजल्टेंट आगे की ओर ही आएगा। क्यों बताओ। उसका रीजन ये है कि E प्लस आपका ज्यादा था और E माइनस कम था, तो E प्लस माइनस E माइनस करोगे तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला E एक्सिस ये इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सिस का डायरेक्शन इस पॉइंट पे और P का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, E एक्सिस पे वेक्टर लगा दो इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब और P पे वेक्टर लगा दो। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और P, तो आप दोनों पे वेक्टर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका E एक्सिस फाइनली आ चुका है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। ये आपका फॉर्मूला हो गया एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। बस वेक्टर साइन आपको ये बताएगा दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, ओके। चलिए अब एक काम करते हैं, ये तो हमने निकाला एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फॉर्मूले को याद रख लेना, ई एक्सिस का 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। अब हम एक्सियल पॉइंट का तो हमने देख लिया, अब हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब तब देखते हैं आपका क्या वैल्यू आता है। चलिए फटाफट इसको मैं हटा देता हूं, एक सेकेंड। अब हम बात करेंगे पॉइंट जो कि इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा, पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये इक्वेटोरियल प्लेन क्या है, पहले तो हम बात करते हैं कि इक्वेटर क्या होगा। जैसे मान लो आपके पास फिर से ये नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं मैं, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस टोटल 12 में से L यहाँ आ जाएगा और L यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो मैं ये लाइन खींच दूँ इसके परपेंडिकुलर, तो ये इक्वेटोरियल लाइन होगा, और इस लाइन से अगर आप सपोज करो परपेंडिकुलर प्लेन पास कर देते हो, समझे, ऐसे सीधे, तो वो जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है, समझे। उस इक्वेटोरियल प्लेन में अगर कोई भी आप एक पॉइंट ले लेते हो तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू हो जाएगा। अब देखते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है। इस बार एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ना, ये देखो माइनस, ये तो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास जाता है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस हो गया। और प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस चार्ज से दूर जाता है। तो इस पॉइंट पे अगर आप प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो ये इससे दूर यहाँ जाएगा। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड ई प्लस और ई माइनस का सेम होगा इस बार। क्यों सेम होगा बताओ, क्योंकि दोनों देखो सेम डिस्टेंस पे है। मान लो अगर ये डिस्टेंस आपका आर है, ये डिस्टेंस भी होगा आर, और दोनों इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, राइट। बस यहाँ पे फर्क ये है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर आएगा, पॉजिटिव चार्ज का उससे दूर ऊपर की ओर जाएगा। अब इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस और ई माइनस को ऐड कर दो। तो ये किसी भी पॉइंट पे अगर आप ऐसा करते हो, इस पूरे प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इन दोनों की वजह से डायरेक्शंस ऐसे ही होंगे, एक दूर जाएगा एक पास आएगा।
और वो पॉइंट दोनों ही चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूँ ई प्लस की ई माइनस की, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक बात और है कि जो आर स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू, अगर मान लो ये डिस्टेंस हमने, इसको आर नहीं लेते, आर तो हम लोग ये ले रहे हैं, दैट इज आप सेंटर से कितने दूर पे हो आपका पॉइंट, तो ये आर नहीं आएगा। चलो अब ये डिस्टेंस तुम ही बताओगे क्या आएगा, बताओ। जैसे अगर ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, अगर मैं इसको x मानूं तो ये भी x ही होगा, और हम यहाँ पे x लिख देते हैं, x का स्क्वायर। अब बताओ x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस विच इज इक्वल टू E माइनस। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमको मिल गया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो इस बार ऐड कैसे करोगे बताओ। इस बार हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं y एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं x एक्सिस, ठीक है। अगर आपका ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। कैसे, देखो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो दोनों सेम हो गए। अब इस E प्लस का दो कंपोनेंट ले लेते हैं। कंपोनेंट कैसे ले लेते हो बताओ। इसके टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो y एक्सिस पे, इसके टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस पे। ये वाला वेक्टर थीटा से कंपोनेंट दूर है, तो ये आपका ये आ जाएगा E प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, और वो हो जाएगा आपका E प्लस थीटा के साथ है ना कंपोनेंट, तो E प्लस कॉस थीटा। E माइनस को दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो एक ऊपर जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, अगेन ये हो जाएगा आपका E माइनस साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा, दिस वन, दिस विल बी इक्वल टू E प्लस कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, E प्लस कॉस थीटा और E माइनस साइन थीटा। फिर इसको भी, ये E प्लस को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, E प्लस साइन थीटा और E प्लस कॉस थीटा। थीटा के साथ कॉस थीटा, थीटा से जो दूर रहेगा कंपोनेंट उसमें साइन थीटा लग जाता है। अब क्योंकि E प्लस और E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये ऊपर का वेक्टर नीचे का वेक्टर ये दोनों एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे। तो E प्लस साइन थीटा कैंसल्स E माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। E प्लस साइन थीटा, E माइनस साइन थीटा, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बचे ये दो वेक्टर्स, और ये दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब टोटल इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, एंड दैट विल बी इक्वल टू E इक्वेटर, ऐसा लिख देंगे। और वो क्या हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स, मतलब E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। और क्योंकि E प्लस और E माइनस दोनों का वैल्यू सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स E प्लस, क्योंकि मैंने E माइनस की जगह E प्लस लिख दिया, 2 टाइम्स E प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे E प्लस का वैल्यू डाल देते हैं। E प्लस का वैल्यू, E प्लस E माइनस दोनों का वैल्यू यही है, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर, Q अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। आपको पता है एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू डालना था, सॉरी, E प्लस E माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये पता ना आपको, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट, ये जो एक्स स्क्वायर है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। और यहाँ से आप देखोगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आगे काम आएगा इसलिए मैंने निकाला है। अब बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस ट्राइंगल में देखो कॉस थीटा क्या है, ध्यान से देखना, मैं ये वापस यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये आपका x है यहाँ तक,
फिर यहाँ से नीचे आपका ये पूरा पार्ट हमने r ले रखा है और ये डिस्टेंस आपका l है तो यहाँ पे आपका ये थीटा है, तो इसमें cos थीटा बताओ क्या होगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट, मतलब जो तुम्हारा एडजेसेंट साइड है थीटा का l अपॉन x, तो ये हो जाएगा l अपॉन x, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ, सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर l अपॉन, एक काम करो ये 2 को यहाँ ले आओ, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा। ये x क्या होगा, x इज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हम पहले से निकाल चुके हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 12 क्या होता है, q इंटू 12 आपका p होता है, तो यहाँ पे मैं p लिख देता हूँ, अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 1 कर देता हूँ, राइट, 1 लिखूँ ना लिखूँ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू, स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज टू 1/2, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 1 प्लस 1/2 इज 3/2, ये हो जाएगा 3/2, समझ गए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर का आ गया। अब इसमें अगर अगेन वापस हम वही अप्रॉक्सीमेशन लेंगे कि अगर हम बहुत दूर हो इस सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से अगर हम बहुत दूर चले जाए, तो ये r विल बी वेरी वेरी मच ग्रेटर देन l, तो इसका मतलब हम r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर में से l स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज r स्क्वायर, तो l स्क्वायर यहाँ से हटा दो, तो आपका e इक्वेटर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर रेज टू 3/2, r स्क्वायर रेज टू 3/2। अब देखो ये 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 में 2 और 2 कैंसिल करोगे तो नीचे r क्यूब आ जाएगा। सो e इक्वेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गया अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडीशन के साथ कि आप अगर डाइपोल से काफी दूर हो तो, समझ गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके वेक्टर फॉर्म की, क्योंकि अगेन p और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म यहाँ पे देखो क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने बताया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि इसी डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट ऐड हो जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को पता है कि p का डायरेक्शन जो होता है डाइपोल मोमेंट का वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, इस डायरेक्शन में होता है p, तो इस बार p और टोटल e दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे इसको e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, वेक्टर लगाओगे तो यहाँ माइनस साइन लगा देना, माइनस साइन ये डिनोट करता है कि आपका इक्वेटर मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि राइट हैंड साइड की ओर है, आपका p का डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका लग गया माइनस साइन, समझ गए। तो हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है ये देख लिया। एक्सिस, इसके एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हम पहले देख चुके थे, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे देखो खाली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, वैसे और कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि किसी जनरल पॉइंट पे, किसी ऐसे पॉइंट पे जो कि ना तो एक्सिस पे हो ना ही इक्वेटर पे हो, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमको चेक करना है। तो हम एक काम करते हैं, एक्सिस और इक्वेटर वाला दोनों वैल्यू साइड में लिख के रख लेते हैं, क्योंकि अगर हम जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो जनरल पॉइंट में एक्सिस और इक्वेटर वाला पॉइंट भी आ सकता है, तो हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे ई एक्सिस का वैल्यू लिख ले रहा हूँ, ई एक्सिस इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब, ये हो गया आपका एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। और दूसरा आपका इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ई इक्वेटर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसलिए माइनस साइन हम इग्नोर कर सकते हैं, p अपॉन r क्यूब, ये इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब हम किसी जनरल पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं।
तो जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं फिर से इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। यहाँ पे हम एक्सिस और इक्वेटर का पॉइंट नहीं लेंगे, बल्कि कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लेते हैं, और इस पर इस डाइपोल की वजह से, जैसे हमारे पास ये डाइपोल हो, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस 12, ये टोटल 12 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक L डिस्टेंस होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक L डिस्टेंस 12, ये उसका सेंटर है। तो हम एक काम करते हैं, सेंटर से मान लो R डिस्टेंस तक कोई एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पे एक जनरल पॉइंट है, इस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमारे पास जो डाइपोल होगा, हम लोग को पता है डाइपोल का जो डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 12, इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो मान लो अगर यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं, डाइपोल मोमेंट P, तो ये डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ तक डायरेक्टेड है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। अब ये डिस्टेंस जो है r, या फिर आपका पोजीशन वेक्टर r है, और ये डाइपोल मोमेंट p है, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो इसका मतलब डाइपोल के डायरेक्शन में थीटा एंगल पर अगर आप r वेक्टर ड्रॉ करते हो और r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमको चेक करना है। चलिए देखते हैं। अब करना क्या, देखो कि आपका जो ये r वेक्टर है, इस डायरेक्शन में आप एक एक्सिस मान लो। ठीक है, ये रहा आपका एक्सिस, इसको कोई भी एक्सिस मान सकते हो, x मान लो, y मान लो, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको y एक्सिस मिल जाएगा। अगर आपने इसको x एक्सिस मानना है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको y एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका y एक्सिस, ड्रॉ कर लो इसको। अब आपका वेक्टर p, डाइपोल मोमेंट जो है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में है, तो आप एक काम करो, उसका एक कॉम्पोनेंट इस x एक्सिस के लॉन्ग ले लो जो आपको माना है, और एक कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग ले लो आपने जो y एक्सिस माना है। ओके, और इसका कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ, एक टिप से एक परपेंडिकुलर इस x एक्सिस के लॉन्ग, और टिप से एक परपेंडिकुलर, ये p मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो एक परपेंडिकुलर यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये p वेक्टर है, p वेक्टर का एक कंपोनेंट यहाँ जो थीटा के साथ लगा, तो ये इसका p cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट लोगे वो जाएगा p sin थीटा। तो इसका मतलब तुमने क्या किया, एक डाइपोल मोमेंट p को दो डाइपोल मोमेंट्स में तोड़ दिया, p cos थीटा इस डायरेक्शन में और p sin थीटा इस डायरेक्शन में। समझे? तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि तुमने एक पूरे डाइपोल को ही दो पार्ट में तोड़ दिया, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो तुमने डाइपोल तोड़ा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट जो है वो p cos थीटा है। समझ गए? और तुमने इसी डाइपोल को एक और डायरेक्शन में तोड़ा है या कंपोनेंट में डिवाइड किया y एक्सिस के लॉन्ग, तो मतलब आपने घुमा दिया इसको, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p sin थीटा है। तो आप समझ लो, एक डाइपोल को आपने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक इस डायरेक्शन में डाइपोल बना दिया जिसका डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है, और एक आपने इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट बना दिया जिसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है p sin थीटा। तो हम इस डाइपोल के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं। तो आप एक काम करो, इसी को तो तोड़ के आपने दो बनाया है ना, तो आप इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लो, और इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ लो, और दोनों को ऐड कर दो। तो इस डाइपोल और इस डाइपोल की वजह से अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ढूंढ लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, तो हम बोल सकते हैं कि आपको इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। सिंपल है। तो चलिए पहले काम करते हैं कि जो p cos थीटा वाला डाइपोल है, इसके वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डाइपोल है माइनस प्लस और p cos थीटा इस डायरेक्शन में है, तो इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे, इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है। तो इसके वजह से इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैं ER अज्यूम कर लेता हूं, और उस ER का वैल्यू क्या होगा आप मुझे बताओगे। ER का वैल्यू क्या होगा, ये एक्सिस वाला पॉइंट है, इस डाइपोल के लिए एक्सिस वाला पॉइंट है। एक्सिस वाले पॉइंट के लिए डाइपोल का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है
1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि p के जगह पे यहाँ पे आपका p cos थीटा है ना, तो 2p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी आर क्यूब आ जाएगा। ये ई आर मतलब इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जो कि इसी डायरेक्शन में होगा। क्योंकि अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में देखूं तो ये यहाँ पे इक्वेटर में माइनस आ जाता है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है इसका मतलब आपके p के डायरेक्शन में ही एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो p cos थीटा इसी डायरेक्शन में, ई आर भी इसी डायरेक्शन में होगा। चलिए ठीक है, अब इसी पॉइंट पे आपको इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। अब देखो ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर आपने ये लाइन डाला है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब ये जो डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p sin थीटा है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये पॉइंट आ रहा है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है बताओ? जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आता है, याद होगा। तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल की वजह से, क्योंकि इस डाइपोल के लिए ये वाली जो लाइन है वो इक्वेटर वाली लाइन है और ये वाली पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या लिख दें, इसको एक काम करो E1 लिख दो और इसको E2 लिख दो ठीक है। तो E1 इसके वजह से आ गया और E2 इसके वजह से आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो जहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आ जाएगा। और E2 का वैल्यू आप क्या बताओगे? E2 इज नथिंग बट इक्वेटोरियल पॉइंट, इस डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट है ये, और इसका वैल्यू क्या आएगा? ये रहा 1/4πε0। मैग्नीट्यूड ले रहे इसलिए माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे, p अपॉन आर क्यूब है ना, पर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट तो p sin थीटा है, तो हम यहाँ पे p sin थीटा अपॉन आर क्यूब ले लेंगे। E1 E2 आ गया। अब इन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दो, और इन दोनों को ऐड करने पर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस जनरल पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या करोगे बताओ? यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, E2 के पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, E1 के पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, और ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर E आ गया। ओके, अब मान लेते हैं यहाँ पे ये एंगल जो है आपका फाई है, ठीक है, या फिर ये एंगल फाई आर के साथ, जो ये जो E1 है, E1 के साथ जो भी एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर E1 वेक्टर के साथ जो भी एंगल बना रहा है वो फाई है, तो यहाँ पे हम फाई अज्यूम कर लेते हैं। फिलहाल E का वैल्यू क्या होगा बताओ? देखो ये दोनों वेक्टर्स जो है E1 और E2, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और उसका रिजल्टेंट वेक्टर E है। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे मान लो वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करके डायगोनल बनाओगे और डायगोनल का रिजल्टेंट वेक्टर बनाओगे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली में इसका और इसका हाइपोटेनस होगा। तो अगर मान लो ये A है और ये B है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये भी B हो जाएगा, तो आपका जो R होता है वो A और B का हाइपोटेनस होगा। तो यू कैन सिंपली राइट R इज इक्वल टू, ये जो R वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का, दैट कैन सिंपली बी रिटन एज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट डायगोनल वेक्टर हाइपोटेनस होता है, और आप डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पे E1 और E2 और उसका रिजल्टेंट वेक्टर E है, तो E कैन सिंपली बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। E1 E2 के वैल्यूज डाल दो और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व कर लेते। तो E1 E2 का स्क्वायर होगा तो 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट में देखते हैं क्या होता है। 1/4πε0 p और आर क्यूब ये दोनों में कॉमन है, तो 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, हमने कॉमन ले लिया है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे बचेगा आपका 2 cos थीटा का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आई थिंक सिर्फ साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक काम करो, अब क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर रूट से हटा दो इसको, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, p/r³ अंदर क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर रूट में ही रहेगा ना। अब यहां से आप देखो कि 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में से अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक हटा देता हूँ, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट? 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप लोग को पता है क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो आपका दिख रहा है ब्रैकेट में वो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका इक्वेशन आ गया 1/4πε0 p/r³ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। देखो ये टर्म 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हमने स्टेप वाइज 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बना दिया। तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पे किसी भी डाइपोल के ये हो जाएगा 1/4πε0 p/r³ रूट ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर मान लो आपका ये डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, ये उसका सेंटर है, सेंटर से किसी भी पॉइंट r डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लो किसी इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो आपका रिजल्टेंट है। तो एक हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहाँ पे जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आपका इसके परपेंडिकुलर यहाँ जा रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये E था यहाँ पे। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है आपका, ये आपका पास आ गया 1/4πε0 p/r³ रूट ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें एक और चीज़ देखते हैं, ये E1 है और ये E2 है ना, ये एंगल मैंने फाई माना हुआ था, तो ये एंगल फाई भी आप ढूंढ सकते हो। एंगल फाई कैसे ढूंढोगे? अब इस ट्राइंगल में देखो कि ये तो E रहा पूरा, ये आपका E1 हो गया, तो मैं इसको E1 को यहाँ लिख देता हूँ, और क्योंकि ये E2 है तो पैरेललोग्राम है तो ये भी E2 हो जाएगा, ये भी E2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपका E मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये E2 है, ये E1 है, ये फाई है और ये 90 डिग्री है। तो अगर आप इस ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा यूज़ करो या tan फाई यूज़ करो तो आपको एंगल फाई मिल जाएगा। tan फाई क्या होगा बताओ? ऑपोजिट परपेंडिकुलर E2 अपॉन एडजेसेंट E1, तो A2 अपॉन E1 हो जाएगा, राइट? तो फाई विल बी इक्वल टू अच्छा E2 अपॉन E1 का वैल्यू जो है वो आप कहाँ से क्या लिख सकते हो? E2 अपॉन E1 को अगर आप डिवाइड कर दोगे, देखो यहाँ से E2 अपॉन E1 अगर आप निकालते हो, E2 अपॉन E1, तो E2 और E1 को अगर आप डिवाइड करो तो ये सारी चीज़ें कैंसल आउट हो जाएंगी, बस यहाँ पे साइन थीटा बचेगा और यहाँ पे आपका 2 cos थीटा बचेगा। बाकी सब तो दोनों में कॉमन है, कैंसल आउट हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा बताओ? E2 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू
tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। थीटा ये एंगल है जो आपका डाइपोल आर के साथ बना रहा है, तो E2/E1 क्या हो गया, tan थीटा अपॉन 2। सो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये एंगल फाई आ गया आपका। कितने एंगल पे आपका आर से कितने एंगल पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये वैल्यू भी हमको मिल गया। समझ गए। चलो इसको मैं हटा देता हूं और आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये है, आपको याद रखना है। और ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको छोड़ के मैं बाकी सारी चीज़ों को भी हटा देता हूं। तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, इन दोनों डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे, इन दोनों चार्जेस की वजह से, इस पूरे डाइपोल की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। चलिए ये तो जनरल कोई भी पॉइंट हो गया जहां पे हम ले सकते हैं, और कोई भी थीटा एंगल पे अगर आपको ये पॉइंट मिल जाता है आर डिस्टेंस पे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब देखो ये जनरल पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट में आपका एक्सिस वाला पॉइंट भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो एक पॉइंट उसमें एक्सिस वाला पॉइंट भी हो सकता है और इक्वेटोरियल पॉइंट भी हो सकता है। तो अगर मान लो इस पॉइंट को उठा के मैं इसके एक्सिस पे रख दूं, अरे यार ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस और प्लस दो चार्जेस है, देख लेना। डाइपोल में आपका एक माइनस एक प्लस होता है। अगर मान लो इस पॉइंट को उठा के मैं यहां कहीं रख दूं, तो आपका ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर, ये आर वेक्टर भी घूम के ऐसे आ जाएगा, और आपका ये एंगल जो है थीटा, वो आप देख सकते हो आपका एंगल थीटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपका पॉइंट एक्सिस पे हो, ऑन एक्सियल पॉइंट, तो एक्सिस पे आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाता है। तो थीटा का वैल्यू 0 डाल दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आपको ई एक्सिस का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 t अपॉन आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री। अब cos 0 जो होता है 1 होता है, तो ये आपका ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, और 4 होगा तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 हो जाता है, और यहाँ पे आपका 2 का वैल्यू आ जाएगा एक्सियल पॉइंट पे। और यही आंसर हमारा एक्सिस पे आया था। एक्सियल पॉइंट का अगर आपको याद है तो 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। समझ गए। ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट का देख लेते हैं, और उसका भी हम लोग यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट का देखते हैं अब क्या आएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है ये इक्वेटर। तो अगर मान लो यही पॉइंट आपके इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम इसको रख दें, तो ये आपका टर्न होकर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा हो जाता है 90 डिग्री, और कॉज 90 डिग्री होता है 0। इसका मतलब इस पूरे पार्ट में से ये जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा। सो ई इक्वेटर विल बी इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। तो इक्वेटर का भी हमारे पास ये आंसर जो है वो मैच कर जा रहा है। तो एक्सिस और इक्वेटर का हम वैसे पहले निकाल चुके थे, पर स्टिल यहाँ से भी आपका जो जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन से भी आप एक्सिस और इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप ये एक फॉर्मूला याद रखोगे तो इसका आपको एक्सिस से भी मिल जाएगा, इक्वेटर से भी मिल जाएगा, इक्वेटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, और किसी और पॉइंट पे भी कहीं भी अगर आप निकालना चाहते हो तो भी आपको इस फॉर्मूले से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये था, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो डाइपोल होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर एक्सिस पे निकालना है तो ये फॉर्मूला, इक्वेटर पे निकालना है तो ये फॉर्मूला। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम देखेंगे कुछ और बातें डाइपोल के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू।